गुड मॉर्निंग 12th साइंस क्लास। हम केमिस्ट्री के अंदर डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो इसी क्रम में अगर आगे बढ़े अपन आज, तो एक और प्रश्न है कि जो डी ब्लॉक के तत्व है जिन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं, वो सामान्यतया कलरफुल आयन बनाते हैं। उनके आयन क्या होते हैं? कलरफुल होते हैं, रंगीन होते हैं। क्या कारण है इसका? तो कोई भी आयन कलरफुल होता है, उसके पीछे क्या कारण होता है कि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, वे समस्त आयन जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वो हमेशा अनुचुंबकीय प्रकृति प्रदर्शित करेंगे। कौन सी प्रकृति? अनुचुंबकीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। और जो अनुचुंबकीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं वो क्या होते हैं? कलरफुल होते हैं। तो एक पॉइंट तो ये जो नॉर्मली बताया जाता है कि जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है वो अनुचुंबकीय होंगे, और अनुचुंबकीय क्या होते हैं? कलरफुल होते हैं। दूसरा ये कह सकते हैं अपन कि जब इन्हें विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो चुंबकीय बल रेखाओं को ये क्या करते हैं? अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो पहला कारण तो क्या हो सकता है कि संक्रमण तत्वों के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जिसके कारण ये अनुचुंबकीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं और कलरफुल आयन बनाते हैं। और क्या बता सकते हैं कि संक्रमण तत्वों को जब चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाता है तो ये चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इसलिए अनुचुंबकीय प्रकृति और कलरफुल आयन। एक और जो इसका आंसर दे सकते हैं अपन वो होता है डी डी संक्रमण। डी डी संक्रमण, इसकी बात भी हम करेंगे। तो इसको लिखते हैं पहले थोड़ा। तो अपना रजिस्टर, नोटबुक, पेन साथ में ले लीजिए, साथ साथ में नोट कीजिए और पढ़ाई का आनंद लीजिए। क्वेश्चन ये है कि संक्रमण तत्व कलरफुल या यूं कहें कि रंगीन आयन बनाते हैं, क्यों? क्या कारण है ऐसा कि ये कलरफुल आयन बनाते हैं? तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? ड्यू टू, या पूरा लिखे तो क्या लिखेंगे? संक्रमण तत्व कलरफुल आयन बनाते हैं क्योंकि नंबर फर्स्ट, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जिनके कारण ये अनुचुंबकीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं, और कलरफुल, जिसे अपन क्या कहते हैं? रंगीन आयन बनाते हैं। ठीक है। एक पॉइंट और क्या कह सकते हैं कि जब इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाता है तो ये चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इसीलिए ये क्या होते हैं? अनुचुंबकीय, और अनुचुंबकीय होंगे तो कलरफुल होंगे। क्या लिख सकते हैं? जब इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो ये चुंबकीय बल रेखाओं को
अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और अपनी ओर आकर्षित करेंगे तो चुंबकीय प्रकृति कौन सी होगी, अनुचुंबकीय और कलरफुल होंगे। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी और 12th के हिसाब से इस कारण को लिखना बहुत जरूरी है, वो होता है डी संक्रमण। अब डी संक्रमण क्या होता है? हम जानते हैं कि कोश किससे मिलकर बना होता है, उपकोश से। और उपकोश कितने होते हैं? 4 S P D और F, 4 उपकोश होते हैं। S उपकोश में एक कक्षक होता है, P उपकोश में 3 और D उपकोश में 5 कक्षक होते हैं और F उपकोश में 7 कक्षक, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम तो बात कर रहे हैं डी ब्लॉक की बात हो रही है, तो डी ब्लॉक में कितने कक्षक होते हैं? 1 2 3 4 एंड 5। ये 5 जो कक्षक होते हैं, इन पांचों कक्षकों की ऊर्जा होती है समान, और समान ऊर्जा वाले विभिन्न कक्षकों को हम कहते हैं समभ्रंश कक्षक। कौन से कक्षक? 1 2 3 5 डी समभ्रंश कक्षक है ये। जब इन्हें लिगेंड की उपस्थिति में रखा जाता है या लिगेंड की उपस्थिति में, ये जो कक्षक है, अब ये लिगेंड क्या होते हैं, उपसहसंयोजक यौगिकों में पूरी डिटेल स्टडी करनी है। फिलहाल लिगेंड क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं संक्रमण तत्वों को। लिगेंड की उपस्थिति में क्या होता है कि ये जो 5 कक्षक है, ये बट जाते हैं 2 कक्षक अलग और 3 कक्षक अलग। इन सबकी ऊर्जा तो सेम है, ये अपना ऊर्जा का बढ़ता क्रम है। तो अभी इन सबकी ऊर्जा क्या है? एनर्जी लेवल सबका क्या है? सेम है। और समान ऊर्जा वाले कक्षकों को कहते हैं समभ्रंश कक्षक। जब इन 5 समभ्रंश कक्षक जो कि डी के हैं, लिगेंड की उपस्थिति में ये 2 भागों में बढ़ जाते हैं। अब 2 भागों में किस आधार पर बढ़ रहे हैं? एनर्जी के आधार पर। ऊर्जा के आधार पर 2 कक्षक नीचे और 3 ऊपर, या इन 3 की एनर्जी, ये तो थोड़ा गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि लिगेंड कौन से हैं, संरचना कौन सी होती है। अगर sp3d2 संकरण है तो उसमें स्थिति अलग है, sp3 संकरण हो तो उसमें स्थिति अलग होती है। तो नॉर्मली अपन d2sp3 की अगर बात करें तो डी समभ्रंश कक्षक के लिगेंड की उपस्थिति में 2 भागों में बढ़ते हैं। 3 कक्षक जिनकी ऊर्जा कम होती है, इन्हें T2G कक्षक कहते हैं। कौन से कक्षक? T2G कक्षक। जिनकी ऊर्जा ज्यादा होती है, इन्हें कहते हैं EG कक्षक। कौन से कक्षक? तो इस प्रकार डी कक्षकों का ऊर्जा के आधार पर 2 भागों में विभाजित हो जाना डी कक्षकों का विपाटन कहलाता है। तो ये क्या हुआ? डी कक्षकों का विपाटन। अब मान लो डी के अंदर 1 2 3 या जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ है, दूसरा यहाँ, 3 4 5, फिर 6 7 8 9 और 10 इलेक्ट्रॉन ऐसे आते हैं। तो ये दृश्य क्षेत्र की ऊर्जा को ग्रहण कर लेते हैं, प्रकाश को ग्रहण कर लेते हैं, और इलेक्ट्रॉन यहां से कहां पहुंच जाता है? ऊपर। क्योंकि Eg और T2G हमने ये भी पढ़ा, इनकी ऊर्जाओं में अंतर क्या होता है? बहुत कम होता है। तो इलेक्ट्रॉन T2G से कहां पहुंच जाता है? Eg में। और Eg में पहुंचने का मतलब इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अयुग्मित। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण कौन सी प्रकृति शो करेंगे? अनुचुंबकीय। और अनुचुंबकीय क्या होते हैं? कलरफुल होते हैं। या इसको यूं कहते हैं कि समभ्रंश कक्षक विपाटित हो जाते हैं, जिसे डी कक्षकों का क्या कहते हैं अपन? विपाटन। यहां से इलेक्ट्रॉन, जैसे पहला इलेक्ट्रॉन आया तो यहां आएगा, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा, पांचवा, छठा। यहां से ऊर्जा कम है तो इलेक्ट्रॉन यहां से कहां पहुंच जाता है? यहां। दृश्य क्षेत्र की ऊर्जा को ग्रहण करके ये इलेक्ट्रॉन T2G से कहां चले जाते हैं? Eg में। ये इलेक्ट्रॉन जब वापस यहां से अपनी मूल अवस्था में आते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, और वो उत्सर्जन कौन से क्षेत्र में होता है?
दृश्य क्षेत्र में, इसीलिए कौन सा आयन बनाते हैं? कलरफुल आयन। तो डी कक्षकों का बंटना क्या कहलाता है? ऊर्जा के आधार पर विपाटन। तो और क्या लिख सकते हैं अपन? संक्रमण तत्वों में लिगेंड की उपस्थिति में डी कक्षकों का क्या हो जाता है? विपाटन हो जाता है। विपाटन हो जाता है। और यह दृश्य प्रकाश, यही लिख देते हैं, की ऊर्जा ग्रहण करके T2G कक्षकों से EG कक्षकों में आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। अतः डी इलेक्ट्रॉन डी का किस में गया? डी में। डी संक्रमण के कारण डी ब्लॉक के तत्व कलरफुल या रंगीन आयन बनाते हैं। ठीक है, ये प्रश्न था, संक्रमण तत्व कलरफुल आयन क्यों बनाते हैं, उसका आंसर अपन ने देखा। शेष अगली क्लास में। धन्यवाद।